हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीता हुआ रविवार उस दिन हमारे भारत देश के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी ने भारत का बजट पेश किए। ठीक है। और दोस्तों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि रविवार को यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया गया हो। ठीक है। तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस यहाँ पे एक रेज होता है, बनता है कि यह पूछा जा सकता है कि 2026 का जो बजट पेश किया गया वह किस दिन पेश किया गया। तो दोस्तों, वो जो दिन है वह रविवार है। ठीक है। तो रविवार को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा भारत का केंद्रीय बजट पेश किया गया। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो बजट का इतिहास मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1860 ईस्वी में शुरू हो गया था। ठीक है। और जेम्स के द्वारा यह पहला जो भारत का बजट पेश किया गया था 1860 ईस्वी में, जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है। तो और एक और यहाँ पे तथ्य आपको जानना चाहिए कि जो भारत के वित्त मंत्री अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी ने यह रिकॉर्ड हासिल किए, रिकॉर्ड बनाए हैं कि लगातार 9वीं बार यह भारत के बजट पेश किए। ठीक है। 9th टाइम, 9वीं बार, और अभी तक ऐसा कोई हासिल नहीं किया है। हाँ, एक मोरारजी देसाई जी है जो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं, वह 10 बार किए हैं। ठीक है। मोरारजी देसाई साहब। ठीक है। लेकिन वह 10 बार लगातार नहीं था। ठीक है, बीच में ब्रेक था। तो 9वीं बार यह पूछा जा सकता लगातार सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन है, तो है अभी के वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। दोस्तों, अब बजट शब्द से क्या समझते हैं? ठीक है, बजट। ठीक है, बजट शब्द से क्या समझते हैं? आप स्टूडेंट है, आप समझिए कि आपके पास 10 रुपया दिया गया है। ठीक है। और 10 रुपया में कॉपी, पेन, पेंसिल खरीदना है। तो 10 रुपया में ही बजट आप बनाएंगे कि आपका महत्वपूर्ण काम क्या है, कॉपी का है, पेंसिल का है या कलम का है। ठीक है। तो वही समझिए कि बजट का मतलब एक तरह से मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, कि आपके पास पर्याप्त पैसा कितना है, आपको किस किस विभाग में कितना खर्च करना है। ठीक है। तो ये सब आपके मैनेजमेंट यानी पैसा का मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग तो घर में एक वार्षिक मैनेजमेंट तो नहीं निकालते हैं, लेकिन एक देश अपने केंद्र के स्तर पे क्या होता है, एक वार्षिक मैनेजमेंट निकाला जाता है। तो बजट का मतलब समझिए कि बजट भारत सरकार का ना वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो यहाँ पे वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक ईयर, यानी वार्षिक मतलब एक साल हो गया। वित्तीय का मतलब क्या, फाइनेंशियल यानी पैसा। अब विवरण मतलब स्टेटमेंट। ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष, समझ में, एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का अनुमान किया जाता है। ठीक है। तो बजट में क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का अनुमान किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष जो होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया का, जो फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान देना कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बना मैंने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने रविवार को भारत का बजट पेश किया। और जो इतिहास लगभग 1860 से चालू है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1924 ईस्वी में जो रेलवे बजट अलग से पेश होता था, रेलवे बजट, जिसकी शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया अब केंद्रीय बजट के साथ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं
कि जो 2026-27 का 26-27 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए जो कुल बजट है, कुल बजट कितना है तो 53.47 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 53,87,00,000 रुपया जो है वह भारत का भी कुल बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। तो पूछ लिया जाए कि 2026-27 का जो भारत का कुल बजट कितना है वित्त वर्ष 26-27 के लिए, तो है 53.47 लाख करोड़ रुपया। समझ में आ गया, 53.47 लाख रुपया। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का कुल बजट वित्त वर्ष 26-27 का कितना है तो 53.47 लाख करोड़ रुपया है। समझ में आ गया। चलो आगे क्लास को बढ़ाते हुए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि बजट 2026-27 का बड़ी घोषणाएं। ठीक है, तो बड़ी घोषणाएं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि जो बजट हुआ 26-27 के लिए, जो वित्तीय वर्ष जब चालू हो गया, वो वित्तीय वर्ष जब चालू हो गया वो 26-27 का चला गया। ठीक है, 26-27 का है कि जो भी काम होगा 26-27 के फाइनेंशियल ईयर में ही होगा। ठीक है, तो जो बजट 2026-27 का बड़ी घोषणा है, क्या क्या अनाउंस किया गया, उन सारी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, बायोफॉर्म शक्ति। बायोफॉर्म शक्ति, बायोफॉर्म से आप समझ रहे होंगे कि फार्मा से रिलेटेड है, डेट मीन्स की मेडिसिन दवा से संबंधित है। ठीक है, शक्ति का मतलब क्या होता है पावर, तो बायोफार्म शक्ति। ठीक है, तो बायोफॉर्म शक्ति से यहाँ पे क्या समझा है कि बायोफॉर्म शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, किस योजना के तहत, तो बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत जो अगले नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, अगले 5 साल के लिए कितना 1,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा तो 10,000 करोड़ निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो बायोफार्म का उद्देश्य क्या है, हो सकता है यह क्वेश्चन न पूछे कि कितना 1,000 करोड़, लेकिन उद्देश्य पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से बायोफार्म का उद्देश्य क्या है, तो बायोफार्म का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कैंसर, शुगर, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। यानी जो भारत के अंदर ही मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो बन रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी करना, बढ़ाना। ठीक है, तो कौन किस किस केस के लिए, तो है दोस्तों कैंसर के लिए, शुगर के लिए और ऑटो इम्यूनी जैसे बीमारियों के लिए सस्ती, ठीक है, चिप मेडिसिन यानी सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, और भारत को वैश्विक बायोफार्म हब बनाना। दैट मीन्स कि भारत को न वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल में बायोफार्म का एक सेंटर स्थापित करना बायोफार्म शक्ति का उद्देश्य है। समझ में आ गया। अच्छी तरह से समझना कि बायोफार्म शक्ति में ना 10,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। समझ में आ गया। और बायोफार्म शक्ति का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है कुछ बीमारियों के लिए सस्ती मेडिसिन उत्पादन करना, बनाना। तो कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ऑटो इम्यून हो गया, जैसे बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बना। घरेलू यानी भारत के अंदर ही। समझ में आ गया। और भारत को वैश्विक बायोफार्म का हब बनाना। तो बायोफार्म हब का मतलब क्या हुआ कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में ना इंडिया को हब बनाना, सेंटर बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत। ठीक है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुआ, तो 2026 में हो गया। समझ में आ गया, 2026 में। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ गया विद्युत, और कंपोनेंट्स मतलब सामग्री होता है। ठीक, कंपोनेंट्स का मतलब हो गया सामग्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर कितने 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है, तो दिया गया है दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, जो बजट जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिक सामान बनाने के लिए, कंपोनेंट्स यानी सामग्री, जो भी इलेक्ट्रिक का सामग्री होगा उसको बनाने के लिए जो बजट का राशि जो दिया गया है वो किया गया है 40,000 करोड़। समझ में आ गया। यानी विद्युत सामग्री बनाने के लिए 40,000 रुपए करोड़ का बजट दिया गया है। समझ में आ गया। चलो
आगे क्या है कि 10,000 करोड़ का लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, SME ग्रोथ फंड बनेगा। SME का मतलब कि एस से होता है स्मॉल, एम से होता है मीडियम, ई से माइक्रो एंड इकोनॉमिक, स्मॉल माइक्रो इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, मध्यम एंड मीडियम, ठीक है, स्मॉल मीडियम इकोनॉमिक के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ग्रोथ बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरकार एक आत्मनिर्भर फंड शुरू करेगी जिसमें शुरुआत में 10,000 करोड़ डाले जाएंगे। ठीक है, सरकार एक आत्मनिर्भर फंड शुरू करेगी जिसमें शुरुआत में 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। समझ में आ गया? देखो बात को समझना कि भारत सरकार किस फंड का शुरुआत करेंगे जिसमें 40,000 करोड़ डाले जाएंगे, तो है दोस्तों आत्मनिर्भर फंड। कौन सा है? आत्मनिर्भर फंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा जिसमें 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। डन। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत VVI है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो आंसर दोस्तों 7। कितने हैं? 7। वो कौन कौन से रेल कॉरिडोर होंगे अब हम उसको समझते हैं। तो देखिए मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे हो गया, पुणे टू हैदराबाद हो गया और हैदराबाद टू बेंगलुरु हो गया, फिर आपके हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, फिर दिल्ली टू वाराणसी और वाराणसी टू सिलीगुड़ी। तो देश में ना 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें पहला है मुंबई पुणे, दूसरा है पुणे हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद चेन्नई, चौथा है चेन्नई बेंगलुरु, छठा है आपका दिल्ली वाराणसी और 7वां है वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि देश में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो है 7 बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किए जाएंगे। ये भी क्वेश्चंस बनता है कि अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किए जाएंगे, तो 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किए जाएंगे। ठीक है, कितने? 20। समझ में आ गया कि अगले 5 वर्षों में ना दोस्तों देश में 20 नए राष्ट्रीय यानी नेशनल राजमार्ग शुरू किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि देश में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। तो कितने जलाशयों का? तो 500 जलाशयों का। कितने? 500 जलाशयों का और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है कि जलीय मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन हम लोग खुद बनाते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कितना करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है, तो है दोस्तों 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। किसके लिए? तो जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। चलो आगे बढ़ते हैं कि पूर्वोदय योजना के तहत 400 बसों को चलाने की घोषणा की गई है। तो 400 यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों चलाने की घोषणा किस योजना के तहत की गई है, तो है पूर्वोदय। कौन सा? पूर्वोदय। तो पूर्वोदय योजना के तहत 400 बसों को चलाने की घोषणा की गई है कि 2026 के बजट में किस योजना के तहत 400 बसों को चलाने की घोषणा की गई है, तो उसका जो सही जवाब होगा पूर्वोदय योजना। ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ चलेगा?
तो है बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। समझ में आ गया? बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, देखिए दीनदयाल जन आजीविका जो शहरी योजना है, और ये पूछ लिया जाए कि दीनदयाल जन आजीविका शहरी है, ग्रामीण है, शहरी ग्रामीण है और सभी है, तो दोस्तों जो ये ना शहरी योजना है, कौन सी है योजना? शहरी योजना है। दीनदयाल जन आजीविका जो है वह शहरी योजना है। समझ में आएगा? अब देखिए अब क्या है जो हमारा हेडलाइंस है कि प्रमुख मंत्रालय को आवंटन, यानी जो जितने भी प्रमुख मंत्रालय है उसको कितना रुपया आवंटन किया गया है। ठीक है, उसकी बारे में हम जानकारी करते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय को कितना रुपया दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 7,84,678.28 करोड़ रुपये, यानी 7 लाख लगभग 7,85,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। ठीक है, देखो जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना, ये दशमलव वाले को छोड़ दूंगा, लगभग की हम लोग बात करेंगे। तो अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,84,000 या 85 बोलिए, तो 7,85,000 करोड़ रुपए किसके लिए? रक्षा के लिए। तो सबसे ज्यादा जो आवंटन किए गए हैं किसके लिए किए गए हैं? रक्षा के लिए। सबसे ज्यादा इस बार किसके लिए आवंटन किया गया है? रक्षा के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद गृह मंत्रालय में 2,55,000 रुपए आपको आवंटन किए गए हैं। उसी तरह शिक्षा में आपको 1,39,289.48 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। तो आप बोल सकते हो कि 1,40,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, यानी 1,00,000 आप 7,000 या 6,000, तो लगभग 1,07,000 करोड़ रुपए किसको दिया गया है? आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया 1,40,000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आप इसको 528 है, इसके जगह पे बोल सकते हो कि लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए किसको? कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आवंटन किया गया है। उसके बाद है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय को 85,522.39 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। उसके बाद है दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को जो आवंटन किया गया है वह 32,666.31 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। उसके बाद MSAMI मंत्रालय को 24,566.27 करोड़ आवंटन किए गए हैं। उसी तरह जल शक्ति मंत्रालय को 94,807.84 करोड़ आवंटन किए गए हैं। उसके बाद है संचार मंत्रालय को 1,02,267.2 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। ठीक है, तो किन किन मंत्रालय को कितना कितना आवंटन किए गए हैं वो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको जो रक्षा मंत्रालय है ये VVI क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ये दोनों VVI क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल नेटवर्क जो है वो 60% बढ़ा नेटवर्क किलोमीटर में, यानी जितना जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग फैला हुआ है उसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 60% और उसकी बढ़ गया है। जैसे 2024 में कितना था? 91,287 किलोमीटर, जबकि 2026 में हो गया ये 1,46,572 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत बढ़ा नेटवर्क? तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 7%। सॉरी, 60% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल नेटवर्क में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उसी तरह वैश्विक कर्ज में जो भारत की भागीदारी है वो 3.2% है। कितना है? 3.2% है। तो वैश्विक कर्ज में जो भारत की भागीदारी है वह 3.2% है।
वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों की सूची में भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक की जो कर्जदार है वर्ल्ड बैंक में, उसमें भारत क्या है, पहले नंबर पर है कर्ज की राशि में 2025 के अंत तक। कितना कर्ज है, तो है 24.4 बिलियन डॉलर की। कितना है, 24.4 बिलियन डॉलर की। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने यहीं पे कवर कर लिया। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।